हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकंड फरवरी 2016 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस पेपर का पहला क्वेश्चन। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा हो रहा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन हमें सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनना होता है, करेक्ट आंसर चुनना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वाइगॉस्की की थ्योरी से है। तो हम ऑप्शन चेक देखते हैं। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, क्या ऐसा वाइगॉस्की बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, यह भी नहीं कहते हैं वाइगॉस्की। उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ही वाइगॉस्की कहते हैं कि हम बच्चे को आधा समाधान दे सकते हैं, उसके बाद यदि वह हल नहीं कर पाता है तो उसको हम हेल्प करते हैं, इसके फोल्डिंग करते हैं, आधारभूत सहायता देते हैं। उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती, बिल्कुल ये तो आप उसको दंड के बराबर हो जाएगा, ऐसा वाइगॉस्की बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका इस प्रकार मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? अलग अलग प्रकार से सीखते हैं बच्चे, अलग अलग पैटर्न से सीखते हैं, लर्निंग स्टाइल उनकी अलग अलग है। तो आप उनका आकलन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कैसे करेंगे आपको बताना है। समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनकी नामित करेंगे। आप बता रहे हैं कि बच्चों का फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, इस प्रकार से आप मूल्यांकन कर रहे हैं, उनका असेसमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा रैंकिंग करना नहीं है, बच्चों में कंपटीशन बढ़ाना नहीं है, गलत बात है। कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे कि एक ही प्रकार के टेस्ट दे दिए, टास्क एक ही प्रकार का करना है सभी बच्चों को, जबकि बच्चे विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, गलत बात है। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे, अलग अलग शैली से सीखते हैं बच्चे, लर्निंग स्टाइल उनकी अलग अलग है, तो हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट बनाएंगे। किसी बच्चे को कहेंगे कि आप प्रेजेंटेशन करिए, किसी बच्चे को कहेंगे आपकी टेस्ट दीजिए आप, इस प्रकार से हम उनका मूल्यांकन करेंगे। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय नहीं देंगे, हो सकता है कि बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हों, कोई बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी वाला है, वो थोड़ी देर से समस्या समाधान करता है, तो इस प्रकार हमें एक समान समय नहीं देना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। यानी कि ये एडल्ट रूप में बच्चे सोच रहे हैं कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है या अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार का हम कह देते हैं उन्हें। तो इसका मतलब क्या है? बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चे कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में, वे तो बोल रहे हैं कि गलत धारणाएं, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कह दिया जाता है। यानी कि बच्चे जो गलत कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसे हम कह दे रहे हैं कि वो वैकल्पिक धारणा है, कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होना चाहिए उसके अलावा कोई दूसरी गलत धारणा बना ले रहे हैं वो, तो हम उसको कह दे रहे हैं कि हाँ ये भी कॉन्सेप्ट है लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल ये सूक्ष्म भेद नहीं कर रहे हैं बच्चे, उसमें सीखने के लिए निष्क्रिय रहना है ऐसी बात नहीं है, वो तो सक्रिय रूप से कोई ना कोई धारणा बना ही रहे हैं। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है, इस प्रकार हम पहचान रहे हैं बच्चों की ये समझ नहीं सकते हैं, तो इनको कह दिया जाए कि ये गलत धारणा जो बच्चों की है उसको हम कह दे रहे हैं कि वो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ही है, वैकल्पिक धारणा है। तो बिल्कुल गलत बात है, गलत धारणाओं को हमें वैकल्पिक कॉन्सेप्ट बच्चों को ऐसा नहीं कहना है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे गलत धारणाएं बना रहे हैं और आप उन्हें मनोहारी
व्यवहारिक शब्द के माध्यम से बता रहे हैं कि ये वैकल्पिक कॉन्सेप्ट है, ये अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना ये भी गलत है कि बच्चों को ये समझ रहे हैं कि आप गलत धारणाएं बनाइए और हम उसे कहेंगे कि वो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है आपका, तो ये बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? कि माध्यमिक विद्यालय में है टीचर, मिडिल स्कूल में है, तो आपको बताना है कि क्या कर सकता है शिक्षक वहाँ पर। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। यूनिडायमेंशनल, एक ही आयाम पर परिप्रेक्ष्य पर सेंट्रल हो जाएगा क्या, एक ही आयाम पर ध्यान रखकर बच्चों को पढ़ाना है। और बहुआयामी बच्चे हमारे पास, लेकिन हमें मल्टी पर्सपेक्टिव निरुत्साहित कर दिया उन्हें कि हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, बहुआयामी हैं बच्चे लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, हम एक ही आयाम से पढ़ाएंगे। गलत बात है। बच्चों की जिस प्रकार आवश्यकता है उस प्रकार से पढ़ाना है, अलग अलग तरीकों से पढ़ाना है, बहुपरिप्रेक्ष्य में पढ़ाना है। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रयोग करना, केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रदर्शित करेंगे शिक्षक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। आगे देखते हैं। चर्चाओं की अवसर उपलब्ध कराना, इसमें बिल्कुल बहुपरिप्रेक्ष्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है ये कि बच्चों को चर्चाओं का अवसर दिया जा रहा है कि वे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। तो इस प्रकार हमें मिडिल स्कूल में करना है, माध्यमिक विद्यालय में ऐसा ही करना है। प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ भी ऐसा नहीं कहता है। तो फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है। आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो किस प्रकार सीखेंगे आप? सीखना, अधिगम यानी सीखना। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों को उपयोग करने से प्रेरित हों, बिल्कुल गलत है कि आप हर समय बच्चों को पुरस्कार देना है, एक्सटर्नल मोटिवेशन देना है, बाहरी दंड रूप में दंड करना है, कभी पुरस्कार देना है, इस प्रकार से नहीं होगा। बच्चों को मोटिवेशन एक्सटर्नल रिवार्ड से नहीं होगा सीखने की प्रक्रिया। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, यानी जो शिक्षार्थी हमें खुद से प्रेरित हो कि हाँ हमें सीखना है, उनका इंटरेस्ट है, बिल्कुल अटेंशन आ रहा है सीखने की प्रक्रिया में, तो बिल्कुल इस प्रकार से ही प्रभावी होता है अधिगम। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो, बिल्कुल गलत। अधिगम कभी कभी हो सकता है लेकिन तभी प्रभावी नहीं होता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसका इस प्रकार मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत बात है। सीखना बिल्कुल एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, बच्चे उसमें शामिल होकर सीखते हैं। किसी भी प्रक्रिया में बच्चों को शामिल होना होता है जब ही सीखने की प्रक्रिया प्रभावी होती है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, बिल्कुल पूर्व ज्ञान पर आधारित है। बच्चे को पहले कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो अच्छे से उसके आगे का कॉन्सेप्ट सीख सकता है। सीखना कौशलों के संचय के समान है, बिल्कुल गलत बात है कि आप संचय स्किल्स बढ़ा रहे हैं, बच्चों की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों की कि आप ये कीजिए, मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए, इस प्रकार की स्किल्स बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा है? संचय कर रहे हैं आप, जमा कर रहे हैं नॉलेज को, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये सीखना कौशलों के समान नहीं होता है, ये एक भाग हो सकता है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, बिल्कुल वाइगॉस्ट की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोशल सामाजिक क्रियाएं हैं बिल्कुल सुविधा करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं सीखने को। तो इस प्रकार फ्रेंड्स वाइगॉस्की की थ्योरी के अनुसार इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पुरस्कार हो सकता है कि बनाती है, बच्चों को कभी कभी रिवार्ड दे दिया, अच्छा बोल दिया, उन्हें उत्कृष्ट बोल दिया, बहुत बढ़िया, इस प्रकार से हमने कह दिया, कुछ ना कुछ पुरस्कार दे दिया, तो हो सकता है कि बच्चे सीखने में सक्षम हो जाए। क्या संवाद से बच्चे सीखने में सक्षम होंगे? बिल्कुल होंगे। डायलॉग करेंगे, वे एक दूसरे से बातचीत करेंगे। हमेशा पुरस्कार देंगे तो ये गलत बात है। बातचीत करेंगे बच्चे, एक दूसरे से सीखेंगे, इंटरेक्शन करेंगे टीचर से, तो इस प्रकार वे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। उन्हें जो संवाद है, संवाद के रूप में उन्हें हो सकता है कि कभी कभी पुरस्कार भी मिल जाए, तो इस प्रकार वे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो रहा है संवाद, इस प्रकार वे ज़्यादा सीखेंगे। व्याख्यान से ज़रूरी नहीं है, तो पेशिव सुनेंगे, सिर्फ व्याख्यान देगा टीचर, तो इससे वे सीखने में सक्षम ज़्यादा नहीं होंगे। निर्देश से भी ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि वे निर्देश का पालन ना करें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर हो जाता है। ऐसा नहीं है, किशोरावस्था से आगे की ओर बढ़ता है, फिर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आगे की ओर ही हो रहा होता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अलग अलग प्रकार से विकास होता है, अलग अलग व्यक्तियों में। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, अभी हमने देखा है, बिल्कुल सही है यह। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, रुकता बिल्कुल नहीं है विकास। विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बचपन की अवधि है, तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि किशोर अवस्था तक क्या क्या स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्टेज होती है प्रीनेटल स्टेज, गर्भपूर्व अवस्था। उसके बाद होती है इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद होती है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक, 6 वर्ष तक होती है, पूर्व बाल्यावस्था कहें इसको। उसके बाद होती है लेटर चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो वो होता है 6 से 10 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी से आया है कि जो मध्य बाल्यावस्था है वो कहाँ तक होती है? 6 से 10 वर्ष, 11 वर्ष, कभी कभी 6 से 12 वर्ष भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर है या करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत बात है, केवल आनुवंशिक संरचना से निर्धारित नहीं होती, वातावरण घटकों का भी जो भूमिका होती है, ऐसा बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है, शोध हुए हैं इसके बारे में। ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है यह स्टेटमेंट, बिल्कुल कथन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है और पड़ता ही है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है, गलत बात है। बहुत हो सकता है कि ज़्यादा पार्ट आनुवंशिकता से आया हो, लेकिन बहुत प्रबल होती है ऐसा नहीं है, रिसर्च हमें ऐसा नहीं कहती है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है, आनुवंशिक पदार्थ ही नहीं करता है। आनुवंशिक पदार्थ करता है, लेकिन केवल आनुवंशिक होगा ये ऐसा रिसर्च नहीं कहती है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वातावरण के घटक वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए
आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में। तो विकास में होता है, लेकिन समाजीकरण कहना इसे ज़्यादा उचित होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। सीखना भी होता है, लेकिन यह समाज के बारे में बात हो रही है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है, और उससे बच्चा जो भी स्किल सीखता है, कौशल सीखता है, उसकी बात हो रही है। परिपक्वता ये तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है सामाजिकरण से। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? बताना है कि पियाजे क्या कहते हैं। पुनर्बलन के बारे में बात नहीं करते हैं पियाजे, यह तो व्यवहारवादी बात करते हैं। भाषा के बारे में बात करते हैं, भाषा की भूमिका के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बच्चा का जिस प्रकार संज्ञानात्मक विकास होगा उसके बाद भाषा आएगी। तो भाषा की भूमिका थोड़ी कम कर देते हैं पियाजे वाइगॉट्स्की की तुलना में। भौतिक विश्व के साथ अनुभव के बारे में बात करते हैं। वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि जिस प्रकार हमारा अनुभव होगा, जिस प्रकार हम अपने ज्ञान को बनाएंगे अनुभवों के माध्यम से, उस प्रकार हमारा विकास प्रभावित होगा। अनुकरण की बात नहीं करते हैं, अनुकरण की बात करते हैं बेंडूरा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? यह पियाजे की थ्योरी से है फ्रेंड्स। तो इसका आपको डिटेल थ्योरी देख लेनी है, इसके बाद ये उत्तर आसानी है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा आपको। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, 4th स्टेज में आती है। और ये जो पूर्व संक्रियात्मक काल है ये 2nd स्टेज की बात हो रही है। अमूर्त चिंतन की योग्यता भी 4th स्टेज में आती है। और दूसरे के दृष्टिकोण की समझने की योग्यता इस स्टेज में नहीं आती है। इस स्टेज में लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। बच्चा कोई ना कोई कार्य बिल्कुल उद्देश्य को लेकर करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? सामाजिक संविदा अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, इसके कारण भौतिक परिणाम जो हमें रिजल्ट मिलेगा मुझे उस प्रकार होगा। यह कोलबर्ग की थ्योरी से है, नैतिक विकास की थ्योरी से। आपको इसकी डिटेल थ्योरी देखना है, उसके बाद ये स्टेज यदि आपको याद है तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन ऐसा नहीं कहता है, यह कहता है कि समाज जिस प्रकार है उस प्रकार बच्चे को सीखना है, उसी प्रकार उसका नैतिक विकास होगा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। दंड देना आज्ञा पालन, हम जिस प्रकार का बिहेवियर चाहते हैं, जिस प्रकार की नैतिक भावना चाहते हैं बच्चे से, हम वैसा करवा सकते हैं दंड से या आज्ञा पालन से, ऐसा कहती है यह स्टेज। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बच्चे को यदि अच्छा लगाना है उसे किसी व्यक्ति के द्वारा, या लड़की को ऐसा सोचती है वो कि मुझे बिल्कुल अच्छा बनना है, तो वह स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करती है इस प्रकार के शब्दों के माध्यम की कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं और अच्छे लड़के हैं। इस प्रकार से हमें यदि बोलता है तो वह स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लड़के या लड़कियां। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो रहा है ऑप्शन 3। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। मानवाधिकारों के नैतिक मूल्य के आधार पर नहीं चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं सोसाइटी में जो लॉ और ऑर्डर है, जिस प्रकार समाज में नियम है उस प्रकार से चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉट्स्की की संस्तुति के अनुसार, यानी वाइगॉट्स्की का कॉन्सेप्ट क्या है बताना है। बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना,
क्या बताती है? प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के यानी अपने से बड़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये ऑप्शन नहीं है तो पियाजे कहते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं कहती है। एक हिंट देख लेते हैं, क्या कहती है पियाजे की अवधारणा? सेल्फ टॉक के बारे में, व्यक्तिगत वार्तालाप के बारे में, या एक तरीके से हम कहें तो व्यक्तिगत वाक की संकल्पना के बारे में क्या कहते हैं पियाजे, देखते हैं। Vygotsky believed that self-talk has a positive developmental role to play। यानी वाइगोस्की का मानना था कि आत्मचर्चा की एक सकारात्मक विकासात्मक भूमिका होती है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है जो व्यक्तिगत वाक है। It is important in cognitive development of child and gradually enables her to regulate herself, monitor oneself, plan and solve problems। अर्थात यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे उसे स्वयं का विनियमन करने यानी निर्देशन करने, किस प्रकार मुझे सीखना है इस प्रकार का विनियमन करने, स्वयं की निगरानी करने, योजना बनाने लगता है वो खुद से वाक करके, व्यक्तिगत वाक करके, और समस्या हल करने में सक्षम बनाते हैं, ऐसा कहते हैं वाइगोस्की। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, ये तो ऐसा नहीं कहते हैं वाइगोस्की, बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चे पहले से ही बुद्धू होते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होती है, ऐसा पियाजे कहते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करती हैं, ऐसा भी नहीं कहते हैं वाइगोस्की। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं वाइगोस्की, अभी हमने स्पष्ट रूप से देखा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का इस प्रकार मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं कि कहाँ से हम सीखना पृथक नहीं कर सकते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं वाइगोस्की, हमें बताना है। अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो फ्रेंड्स वाइगोस्की जो सीखने के बारे में बात करते हैं, 2-4 पॉइंट्स हम देख लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार मानव विकास के लिए सामाजिक संदर्भ बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वाइगोस्की को सामाजिक सृजनवाद का जनक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बोलते हैं कि मानव का विकास जो होगा वो सामाजिक संदर्भ में होगा, और क्वेश्चन इसी से आया है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है उसके सामाजिक संदर्भ से। ये परसेप्शन अटेंशन के बारे में बात नहीं करते हैं, ना ही पुनर्बलन और व्यवहार मापने योग्य परिवर्तन है, ऐसा कहते हैं। वे कहते हैं कि जो सीखना है वो सामाजिक संदर्भ है, उससे हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। और 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं। बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, पियाजे भी ऐसा ही कहते हैं कि बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ना कि उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में संभव है, ऐसा ही कहते हैं वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट बताते हैं वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है, डिक्टेटरशिप होता है, अपना शासन चलाता है। क्या ऐसा होता है क्लासरूम में? प्रगतिशील शिक्षा कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, ऐसा कहता है प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट। सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, ऐसा भी नहीं कहा जाता है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में। सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, ये भी नहीं कहते हैं कहा जाता है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है?
तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि तर्क के को परीक्षण करने के लिए हमें गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित के प्रश्न में नॉन वर्बल चीज़ें शामिल हो जाती हैं, अभाषिक चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स भाषिक बुद्धि को यह अच्छे से नहीं बताता है। शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। बिल्कुल, भाषा में शब्द होते हैं, अर्थ होता है, क्रम होता है, तो इस प्रकार हमें अलग अलग तरीके से सेंसिटिव है बच्चा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये भाषिक बुद्धि को दर्शाता है, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को बिल्कुल दर्शा रहा है ऑप्शन। स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ये तो म्यूजिक के बारे में हो गया। ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, ये तो बुद्धि के बारे में हो रहा है, भाषिक बुद्धि के बारे में नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है। बिल्कुल करती है, ऐसा कहते हैं पियाजे। पियाजे नहीं, वाइगॉस्टकी ऐसा बोलते हैं कि जो विचार है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण करती है भाषा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। बिल्कुल करती है प्रभावित, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, ऐसा कहते हैं वाइगॉस्टकी। तो ये इसका ऑप्शन है, पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं, केवल वाइगॉस्टकी ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर पियाजे यहाँ कहते हैं कि विचार प्रक्रिया को भाषा पूरी तरीके से निर्धारित नहीं करती है। तो इस प्रकार हमारे पास दो प्रकार के विचार हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, यह होगा। क्योंकि पियाजे कहते हैं कि पहले हमारा डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर भाषा आती है। और वाइगॉस्टकी कहते हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पहले भाषा आती है और उसके बाद हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस प्रकार दोनों अवधारणाएं चलती है, लेकिन हम जानते हैं कि भाषा प्रभावित करती है इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार से हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना प्रारंभ कर दिया है कि शिक्षिका को हम जो होगी वो घरेलू काम करेगी और पुरुष जो होगा वो डॉक्टर और पायलट होगा, ऐसा हमने कहा है। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है, बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होगी, लिंग रूढ़िबद्धता होगी, सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं होगा। निर्वाह कर रहे हैं लेकिन हम अलग अलग प्रकार से विभेद करके निर्वाह करने का बता रहे हैं उन्हें, लिंग स्थिरता तो है ही नहीं। इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विविधताएं होती हैं, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना है, सेंसिटिव हो जाना है, बिल्कुल इनका मुझे ध्यान रखना ही है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, बिल्कुल विभिन्न प्रकार से सीखते हैं बच्चे, तो इसका बिल्कुल सेंसिटिव होना चाहिए, टीचर को इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं जरूरी नहीं है, ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं शिक्षक को इनके बारे में। यदि वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में विभेद करे, इनसे डिस्क्रिमिनेशन करे, वहाँ पर पक्षपात करने लगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है केवल एक, इसके बारे में बिल्कुल सेंसिटिव होने की ज़रूरत है शिक्षक को। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा, केवल हम पेपर पर्चा बना रहे हैं, बच्चों को से केवल टेस्ट ले रहे हैं लिखा करके, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं करता है, आकलन को सीमित कर देता है। एक ही प्रकार से टेस्ट ले रहे हैं हम बच्चों से कि बोला कि आप पेपर और पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है आपको और हम उसका मूल्यांकन कर देंगे। फिर समग्र मूल्यांकन को सुविधा नहीं देता है, बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार से हम मूल्यांकन करें, ये तो एक ही प्रकार का मूल्यांकन है। निरंतर मूल्यांकन को सुविधा नहीं देता है, ना ही कंटिन्यूस असेसमेंट कर रहे हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट में भी हम अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, तो आकलन को ये बिल्कुल सीमित कर दे रहा है कागज पेंसिल परीक्षण या जांच। इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, यानी हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है, बच्चा अच्छे से सुन नहीं पाता है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि, बताना है कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ऑप्शन है, विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चा कम सुन रहा है तो आप विद्यालय से ही उसे हटा दें, उसे सहायता दें जो भी उसकी ज़रूरत है और उसके अनुसार हमें सिखाना है, ये गलत है। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। बिल्कुल अगर शिक्षिका के लिप्स देख पाएगा वो बच्चा, सुन नहीं पा रहा है तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, उसे चेहरे के भाव समझ में आएंगे कि वे क्या कहना चाहती है, तो उसको ऐसा ही करना है। उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है, बार बार नहीं कर पा रहा है और फिर से आप उसे संकेत दे रहे हैं तो वो कैसे सीख पाएगा, कैसे सुन पाएगा आपकी बात, वो सुन पहले से ही नहीं पा रहा है। बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। आपने बच्चों को हटाना चाहते हैं स्कूल से, और समावेशी विद्यालय में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि टीचर बच्चों को डांट फटकार कर उसे हटा दे क्योंकि वह बच्चा सुन नहीं पाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। वंचित वर्ग के बच्चे हैं, सामाजिक आर्थिक परिवेश उनका समाज में अच्छा नहीं है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, तो इस प्रकार जो समाज से बच्चे आ रहे हैं, वंचित वर्ग से आ रहे हैं, तो क्या कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षक को अपना टीचिंग स्किल बढ़ानी चाहिए, अपना शिक्षण कौशल बढ़ाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल जिस प्रकार की नीड है वंचित वर्ग के बच्चों की, उस प्रकार कौशल विकसित करना चाहिए शिक्षक को और उन्हें पढ़ाना चाहिए। उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहना। हो सकता है कि बच्चों के माता पिता मजदूरी करते हैं तो आप उन्हें विद्यालय में, उनके बच्चों को विद्यालय में आप मजदूरी कराने लगे, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना करें। ऐसा नहीं है कि बच्चे सभी से मिलने चाहिए, गरीब वर्ग के हैं, वंचित वर्ग के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को उनके साथियों से अलग करते हैं ताकि वे मेल जोल ना कर पाएँ। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहना। ऐसा भी नहीं कहना है कि आप उच्च वर्ग के बच्चों की बिल्कुल इनको सहानुभूति व्यवहार करें, भले ही आप डिस्क्रिमिनेशन करें वहाँ क्लास में, तो ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं सीखने में। बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। आईक्यू से ये डिटरमाइन नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है कि बच्चे में अधिगम निर्योग्यता है। उसका आईक्यू ज़्यादा हो सकता है फिर भी उसमें डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया इस प्रकार की अधिगम निर्योग्यता हो सकती है। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। पहले से भी अधिगम निर्योग्य है, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ बातों को सीख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुद्धिमान है या परिपक्व हैं। कुछ भी नहीं सीख सकते ऐसा भी नहीं है, वो सीख सकते हैं, इसीलिए तो अधिगम निर्योग्यता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 4। इस प्रकार यदि हम एलिमिनेट कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगला ऑप्शन ही उत्तर होता है, लेकिन देख लेते हैं क्या है। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बिल्कुल संघर्ष करते हैं बच्चे। हो सकता है कि बच्चा WM में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, गणित सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ये बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्रिएटिविटी करवाना है बच्चों से, उन्हें प्रोत्साहित करना है कि आप कुछ नया नया बनाना है, आपको कुछ मौलिक चिंतन करना है, कुछ क्रिएट करना है। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर आपने प्रश्न पहले से ही बना दिए हैं और वे उत्तर दे रहे हैं, तो इसमें वे कहाँ क्रिएट कर रहे हैं कुछ नया। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहना। एक समस्या दी आपने, अलग अलग तरीके से सोचने को कहना है बच्चों को कि आप ये समाधान इस प्रकार बना सकते हैं और क्या हो सकता है इसका समाधान।
हर बच्चे को बोल रहे हैं आपकी अलग अलग तरीके से सोचिए, तो बिल्कुल क्रिएटिविटी आएगी बच्चों में, सृजनात्मक विचार आएंगे। उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहेंगे तो कैसे सृजनात्मक विचार आएंगे। उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित बिल्कुल याद करवा रहे हैं आप, बिल्कुल सृजन नहीं करेंगे बच्चे, जो याद किया है वो ज्यों का त्यों बता देंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। कौन सा दर्शन हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी फिलॉसफी इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें बताना है। उन्हें समावेशी शिक्षा का नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल अधिकार है, ये बिल्कुल दर्शन है समावेशी शिक्षा का, कि विशेष आवश्यकता है बच्चों को तो उन्हें समावेशी कक्षा में उन्हें अध्ययन करवाना है, विद्यालय में अध्ययन करवाना है। हो सकता है कि बच्चे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इस प्रकार उन्हें समाज से अलग नहीं कर देना है, उन्हें बिल्कुल समावेशी कक्षा में नॉर्मल बच्चे हैं सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल आवश्यकता होती है। हो सकता है कि बच्चा विकलांग है तो क्या उसे शिक्षा देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, गलत बात है। उन्हें पृथक करने और पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्था में होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वह है समावेशी शिक्षा का, सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में पढ़ाना है। स्पेशल से स्पेशल नीड हो तब हो सकता है कि उन्हें विशेष विद्यालय में भेजा जाए। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, गलत बात है। केवल आप उन्हें ये सिखा रहे हैं कि आपको पैसे कैसे कमाना है, व्यवसाय के बारे में, तो इस प्रकार से नहीं है। उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें नियमित विद्यालय में पढ़ने की ज़रूरत है। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है उन विधियों को अपनाना, यानी कि हम बच्चों को केंद्र में रखकर पढ़ा रहे हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता प्राप्त होता है। बिल्कुल मुख्यकर्ता नहीं होना चाहिए शिक्षक, यदि अधिगम केंद्रित विधि से हम पढ़ाना चाह रहे हैं। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास शामिल होते हैं, बिल्कुल अधिगमकर्ता पे सेंटर्ड है, अधिगमकर्ता की पहल हो रही है, अधिगमकर्ता खुद अपने बारे में सीखना चाह रहा है, बच्चा खुद प्रयास करके सीख रहा है। तो बिल्कुल इस विधि से ऐसा ही आशय होता है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, खुद ही शिक्षक बता रहे हैं कि क्या आंसर होगा, तो ये गलत बात है। अधिगमकर्ता इसमें अधिगमकर्ता केंद्रित विधि नहीं है, या परंपरागत व्याख्या दे रहे हैं, ये भी अधिगमकर्ता नहीं है, यह शिक्षक केंद्रित है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। अनुकरण के से सीख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सीख सकते हैं। अर्थ निर्माण से भी सीख सकते हैं, अनुबंधन से भी सीख सकते हैं, रटकर याद रहना में ज़रूरी नहीं कि हम सीखें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब हमें चुनना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा अनुकरण करके हम नहीं सीख सकते हैं, कुछ हमें समझना भी पड़ता है कि क्या अर्थ होगा इसका, और हम तब अनुकरण करते हैं। तो अब सबसे पहले अर्थ निर्माण आ रहा है, उसके बाद अनुकरण आ रहा है। अब अनुबंधन की बात करते हैं। अनुबंधन कंडीशनिंग कब होगी? यदि आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जब साइकिल सिखाई जाती है तो हम हेल्प करते हैं कि अरे ये ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे हैंडल पकड़ना है, इस प्रकार से हम समझाने लगते हैं। तो सबसे पहले होता है अर्थ निर्माण, उसके बाद हम प्रैक्टिस करके अनुबंधन कर लेते हैं, कंडीशनिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे तथा वाइगॉस्टकी के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में पियाजे और वाइगॉस्टकी की एक ही अवधारणा है कि बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद अपनी ज्ञान की रचना करते हैं, लेकिन वे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। लेकिन एक बात ये करते हैं कि वे बच्चे खुद रचनावादी होते हैं, खुद अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, पुनर्बलन की बात नहीं करते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं पियाजे और वाइगॉस्टकी। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया व्यवहारवादी कहते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। और इस प्रकार हमने फरवरी 2016 का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी सेक्शन एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा फ्रेंड्स।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।